महीने में 30 फरवरी को, है ना, इस महीने में मतलब 20 महीने में हम लोग है ना, तो 14 फरवरी बाबर 19 फरवरी को 1627 ईस्वी में शिवाजी का जन्म हुआ था। देखिए 1627 का जो समय है वो कौन सा मुगल शासक का समय है? जहांगीर। कौन? जहांगीर। उसी के बाद फिर चेंजेस आया, शाहजहां आया, है ना, 1627 लास्ट 28 हम लोग मानते हैं कि शाहजहां जो गद्दी पर बैठा, है ना, उसके बाद फिर औरंगजेब का था। तो शिवाजी जो थे, शिवाजी के पिता थे, वहां से थोड़ा सा समझिएगा तो कारण भी समझ में आएगा। शिवाजी के पिता कौन थे? शाहजी भोसले। शाहजी, इनके परिवार से सवाल पूछता है, ध्यान रखिएगा, शिवाजी के परिवार से सवाल पूछता है ना। पिता थे शाहजी भोसले। भोसले क्या था? एक परिवार था, भोसले एक परिवार था जो कि लड़ाकू परिवार है ना। इसका काम ही क्या था कि अलग अलग शासक के साथ रह के उसका सेनापति का काम करना, है ना, उसके सूबेदार का काम करना, है ना। भोसले परिवार जो था वो वास्तव में क्या था? लड़ाकू परिवार, है ना। इसका काम क्या था? शासक जो इसको अपने नौकरी पर रखता था तो उसके लिए सेनापति का काम करना, सैनिक कार्रवाई का काम करना, सरदार का काम करना, मतलब जो लड़ाकू वाला काम था, बहुत ईमानदार परिवार होता था भोसले परिवार। इसी भोसले परिवार से शिवाजी का जन्म हुआ, है ना। इसको आप कह सकते हैं कि एक कबीलाई परिवार है ना। जो भी पूरा मराठा है, ये मराठा कई छोटे छोटे कबीलाई यानी कि सरदार में बटे हुए है ना। इसमें से भोसले एक परिवार था, एक कबीला आप कह सकते हैं। तो शाहजी भोसले जो थे वो पहले अहमदनगर की सेवा में, अहमदनगर किसकी सेवा में? अहमदनगर की सेवा में, है ना। अहमदनगर की सेवा में एक सूबेदार के तौर पर, एक सेनापति के तौर पर शाहजी भोसले वहां कार्यरत थे। बहुत ईमानदार व्यक्ति हुआ करते थे। लेकिन 1633 ईस्वी में, 1633 में किसका शासन था? शाहजहां। 1633 ईस्वी में शाहजहां के द्वारा अहमदनगर पर कब्जा कर लिया गया। क्या हुआ? 1633 में शाहजहां के द्वारा अहमदनगर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया तो शाहजी भोसले ने क्या किया? अब मुगलों की गुलामी छुट्टी हो गई। अहमदनगर में जब सत्ता समाप्त हो गया, मुगल की सत्ता स्थापित हो गई वहां, तो शाहजी भोसले को मुगलों की गुलामी करनी होती। इन्होंने क्या किया? वहां का पद छोड़ दिया, अहमदनगर से संबंध तोड़ लिया, है ना। और फिर जो है यहाँ 1633 के बाद शाहजी चले गए बीजापुर की सेवा में। किसकी सेवा में? बीजापुर के आदिलशाही वंश की सेवा में चले गए, है ना। और उनका इसी का सेवा करने लगे। तब तक में जो है शिवाजी भी थोड़ा बड़ा हो रहा था, जन्म हो चुका है, 1627 ईस्वी में जन्म हुआ था, थोड़ा बड़ा हो रहा है, पिता बीजापुर की सेवा में है कि नहीं। शिवाजी पे सबसे अधिक प्रभाव उसकी माता जी का है। उसकी माता कौन थी? जीजाबाई। जीजाबाई उसकी माता, है ना। सबसे अधिक प्रभाव शिवाजी पे किसका था? माता का था, क्योंकि शिवाजी माता के साथ ही ज्यादा समय व्यतीत किया। पिता चूंकि सैनिक सेवा में थे तो घर पे रहते नहीं थे, बहुत कम रहते थे, है ना, घूमते फिरते रहते थे, उनका बहुत काम व्यस्त काम था। तो माँ के साथ शिवाजी का समय व्यतीत हुआ और माँ का सारा संस्कार प्यार उनको मिला, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि धार्मिक रूप से बहुत धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे, है ना। धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे और इनका धर्मनिष्ठ होना और औरंगजेब के समकालीन होना, जो कि औरंगजेब भी एक क्या था? कट्टर इस्लामी व्यक्ति था। तो एक धर्म का दूसरे धर्म से या एक धार्मिक व्यक्ति का दूसरे धार्मिक व्यक्ति से टकराव जो है वही मराठा साम्राज्य की उत्पत्ति का मूल कारण है ना। शिवाजी खुद भी बहुत धार्मिक थे, वो चाहते थे कि राज्य कैसा हो? हिंदुत्व वाला राज्य हो, है ना, हिंदूवादी राज्य, सनातनी राज्य, है ना। और औरंगजेब क्या चाहता था? दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना चाहते कि नहीं, है ना, पूरा धरती क्या हो? इस्लाम में परिवर्तित हो जाए। तो एक तरफ था औरंगजेब जो चाहता था कि देश क्या हो? देश का इस्लामीकरण, इस्लाम धर्म की स्थापना हो जाए। और एक तरफ थे शिवाजी जो चाहते थे क्या? हिंद स्वराज, है ना, यानी हिंदुत्व वाला स्वराज हो स्थापित, एक हिंदुत्व वाला विचार। तो ये जो धार्मिक विचार में टकराया उसी का परिणाम था मराठा साम्राज्य। पूछा यूपीएससी में क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले ने, है ना, निम्नलिखित में से किस कारण ने मराठा साम्राज्य को स्थापित कर दिया? तो पहला कारण तो यही है कि एक औरंगजेब का कट्टरता होना
अपने धर्म के प्रति, और शिवाजी के अंदर जो है अपने धर्म के प्रति यानी कि हिंदुत्व के प्रति प्रेम है ना, और वो चाहता था कि इस क्षेत्र में क्या हो, एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना हो। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण था भौगोलिक क्षेत्र। भौगोलिक क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो पूरा जो महाराष्ट्र, पूरा महाराष्ट्र आपके दिमाग में लगाइए, पूरा जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, पूरा जो कर्नाटक का क्षेत्र है ना, ये दोनों ही क्षेत्र जो था ये हिंदू सरदारों से भरा हुआ, इस पे डायरेक्ट जो है मुसलमानों का शासन नहीं हो सका। वैसे भी पूरा दक्षिण को आप देखिए ना, पूरा दक्षिण में बहुत कम क्षेत्र पर ही इस्लामिक शासन हो पाया, और हुआ भी तो बहुत टेम्पोररी हुआ, आया गया। आप मोहम्मद बिन तुगलक के समय से देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में पहली बार जो है दक्षिण में क्या हुआ, दो राज्य की स्थापना हुई, विजयनगर ब्राह्मणी राज्य की स्थापना हुई। तो विजयनगर तो हिंदू राज्य ही था, है ना, हुक्का हरिहर हुक्का ने जो स्थापित किया था तो क्या था, विजयनगर हिंदू राज्य था, है ना, और एक दूसरा हुआ था विजयनगर के साथ ब्राह्मणी राज्य। ब्राह्मणी राज्य बाद में क्या हुआ, 5 भागों में टूट गया, है ना, छोटा-छोटा टुकड़ा हो गया था, तो उसका अस्तित्व कमजोर था, पहले से कमजोर था। और बाद में आप देखिएगा जब मुगल काल जब स्थापित हुआ तो अकबर के समय से थोड़ा-थोड़ा प्रयास प्रारंभ हुआ कि दक्षिण पे अधिकार किया जाए, लेकिन कोई भी ऐसा शासक नहीं आया कि पूरे दक्षिण पर कब्जा कर ले, है ना। वही ब्राह्मणी से जो टूट-टूट कर छोटा-छोटा राज्य बना था उसी को लोग जीतते रहे, हारते रहे, ये सिलसिला चलता रहा, है ना। अहमदनगर पर अधिकार हुआ 1633 ईस्वी में, तो शाहजी भोसले ने अपना शिफ्ट कर दिया बीजापुर में, है ना, और बाद में भी बीजापुर को भी समझेंगे। लेकिन फिलहाल शिवाजी के बारे में बता रहे थे कि इनके माता का बहुत प्रभाव था, है ना। और एक व्यक्ति थे जिसको शाहजी भोसले ने नियुक्त किया था स्पेशली शिवाजी को ट्रेंड करने के लिए। ट्रेंड मतलब राजनीतिक रूप से, है ना, राजनीतिक रूप से और एक सैनिक के रूप में, है ना, एक सैनिक के रूप में ट्रेनिंग देने के लिए और राजनीतिक सारा ज्ञान देने के लिए। उसका नाम था दादोजी कोंडदेव। दादोजी को पूछा जाता है सवाल, कोंडदेव, दादोजी कोंडदेव, ये कौन थे? तो ये कह सकते हैं कि राजनीतिक गुरु, राजनीतिक गुरु। रामदास जो थे आध्यात्मिक गुरु थे, है ना, वो भी गुरु थे। तो राजनीतिक गुरु थे दादोजी कोंडदेव, है ना। दादोजी कोंडदेव से इन्होंने राजनीति का पाठ सीखा था, और इसकी नियुक्ति जो है शाहजी भोसले ने स्पेशली किया था कि आप मेरे बच्चे को जो है प्रशिक्षित करें, है ना। सैनिक सारा चीज सीखा था, सारा शासन का सारा गुण से सीखा था। तो शिवाजी माता के प्रभाव में रहे, दादाजी कोंडदेव राजनीतिक गुरु, सैनिक प्रशिक्षक, और एक बहुत महत्वपूर्ण संत हुए समर्थ रामदास। समर्थ रामदास, समर्थ रामदास जो थे, जब हम लोग भक्ति आंदोलन करेंगे तो समझेंगे, अभी भक्ति आंदोलन नहीं किए ना, सांबा में किए, हाँ। तो समर्थ रामदास जो थे वो एक विठोबा नाम के देवता हुआ करते थे महाराष्ट्र में, है ना। विठोबा नाम के देवता हुआ करते थे महाराष्ट्र में, विठोबा, हाँ, उसी संप्रदाय से, विठोबा संप्रदाय से जुड़े हुए थे समर्थ रामदास। विठोबा संप्रदाय पूरे देश में आप कह लीजिए तो एक्चुअल में नाथ संप्रदाय से आया था। नाथ संप्रदाय का मतलब क्या है, आप देखिए कि नाथ संप्रदाय जो था वो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ एक संप्रदाय है ना। बौद्ध धर्म जब बाद में टिका 8वीं सदी में, तो उससे निकला नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय एक्चुअल में तंत्र मंत्र में विश्वास करता है ना। बौद्ध धर्म में हम लोग क्या पढ़े, तंत्र मंत्र था नहीं था, लेकिन बाद में विकृति उसमें उत्पन्न हो गई, और उसी से एक संप्रदाय निकला नाथ संप्रदाय। और नाथ संप्रदाय के प्रमुख गुरु थे मत्स्येंद्रनाथ। कौन? मत्स्येंद्रनाथ, है ना। और मत्स्येंद्रनाथ के चेला थे गोरखनाथ, और वही गोरखनाथ ने गोरखपुर में मंदिर स्थापित किया, जिसके योगी हैं योगी आदित्यनाथ, है ना। इसी संप्रदाय से जुड़े हुए, ठीक है। तो उसी नाथ संप्रदाय से ही निकला हुआ था एक विठोबा संप्रदाय, जिसके गुरु थे समर्थ रामदास। ये विठोबा वाला जो संप्रदाय था, इसकी खासियत क्या थी? इसकी खासियत ये थी कि ये जाति व्यवस्था को नहीं मानता, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। सामान्यतः जो भी धर्म आया उसने जाति व्यवस्था को अपनाया, लेकिन ये जो विठोबा था जिसके गुरु थे समर्थ रामदास, वो जाति व्यवस्था को नहीं मानते, है ना। और जाति व्यवस्था को नहीं मानने की वजह से मराठा जाति में नहीं बटा। बात समझ रहे हैं? जाति में जब बढ़ता है समाज तो क्या होता है, समाज कमजोर होता है। जाति में जब बढ़ता है समाज क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। जैसे आप देखिए अभी हिंदू हैं, यहीं पे सब अधिकांश लोग हिंदू हैं, उसमें सब अलग अलग जाति हैं। जब हम लोग बातचीत शुरू करेंगे अपने बारे में तो आपका रीति रिवाज अलग हो जाएगा, उनका रीति रिवाज अलग, उनका रीति रिवाज अलग हो जाएगा, क्योंकि हम फलाना जाति से हैं, वो फलाना जाति से है ना। बहुत सारी मान्यताएं, बहुत सारी बीच में जो है लिमिटेशंस हो जाते हैं, है ना, जाति व्यवस्था से। तो कहीं ना कहीं जो एकता होनी चाहिए वो एकता क्या होता है, खंडित हो जाता है।
तो ये जो समर्थ रामदास के नेतृत्व में जो विठोबा संप्रदाय जो था, उसने मराठा को क्या किया, जाति व्यवस्था हटा के पूरे मराठा को एक कर दिया। समझ रहे? पूरे मराठा को एक कर दिया। पूरे मराठा को एक करने से क्या हुआ, इस महाराष्ट्र में जितने भी छोटे मोटे कबीला और सरदार थे, कर्नाटक के क्षेत्र में जितने छोटे मोटे सरदार और कबीला थे, वो सब क्या हुए, एक हो गए। एक होने से क्या हुआ, एक होने से ये हुआ कि अब मुगलों को टक्कर देने वाला एक बड़ी शक्ति उत्पन्न हुई। आप समझ रहे हैं? अच्छा, ये एक तो धार्मिक कारण था एक होने का। दूसरा कारण क्या था, औरंगजेब, है ना। औरंगजेब जिस तरह से काम कर रहा था, उस तरह से लोगों को लगा था कि अगर एकत्रित नहीं रहेंगे तो हम लोगों को भी क्या किया जाएगा, है ना, हम लोग भी हार जाएंगे, हमारा क्षेत्र भी कब्जा में चला जाएगा। तो एक ये हो गया, एक हो गया जो आपको बता रहे थे कि शिवाजी के अंदर जो हिंदुत्ववादी भावना थी, ये सब स्टेटमेंट में आएगा आपको कि मराठा साम्राज्य की स्थापना क्या क्या कारण थे, ये सब है। इसमें समर्थ रामदास का भी योगदान है ना। तो समर्थ रामदास भी क्या थे, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक है ना। आध्यात्म का ज्ञान इन्हीं से इनको मिला था, समर्थ रामदास से। और चूंकि आध्यात्मिक गुरु इनके समर्थ रामदास थे, और समर्थ रामदास जो है जाति व्यवस्था को नहीं मानते थे, इसीलिए शिवाजी भी जाति व्यवस्था को नहीं मानते, है ना। तो इस तरह से जो है इनका प्रारंभिक जीवन रहा। अब जब बीजापुर की सेवा में चले गए शाहजी भोसले, तो बीजापुर की सेवा में गए और बेटा भी बड़ा हो गया था, तो शाहजी भोसले को पूना का जागीर दिया गया बीजापुर की तरफ से, है ना। उस समय क्या होता था, उस समय जो बड़े, जैसे हम लोगों ने मुगल में पढ़ा कि कोई बड़े पद पे है तो उसको मनसबदारी व्यवस्था के क्या होता था, मनसब दे दिया जाता था। तो दक्षिण भारत में व्यवस्था प्रचलित थी जागीर व्यवस्था, है ना, जागीरदारी व्यवस्था प्रचलित थी। तो बीजापुर के शासक ने क्या किया, शाहजी भोसले की वीरता से प्रसन्न होकर, उनके ईमानदारी से प्रसन्न होकर क्या किया था, पूना का जागीर इनको दे दिया था। कहां का जागीर, पूना का जागीर दिया। इसने क्या किया, शाहजी भोसले ने क्या किया, इस पूना के जागीर को अपने बेटे को ट्रांसफर कर दिया, है ना। तुम यहाँ पर रहो, यहाँ शासन करो, मेरे बिहाफ में, पिता के बिहाफ में, है ना, मेरी व्यस्तता बहुत अधिक है। तो पूना की जागीरदारी जो है किसको दे दिया, इसने शिवाजी को दे दिया। और शिवाजी ने क्या किया, दादोजी कोंडदेव के संरक्षण में, है ना, ऐसा पूछा जाता है कि शिवाजी के संरक्षक कौन थे। तो चूंकि अभी कम उम्र का था और सीख रहा था शिवाजी, तो दादोजी कोंडदेव के संरक्षण में शिवाजी ने क्या किया, पूना की जागीर को संभाला, है ना, और पूना का शासन शुरू किया, पूना का शासन शुरू किया। अब ये सब दक्षिण भारत में चल रहा था, है ना। तब तक परिस्थिति क्या हुई, तब तक यहाँ पे औरंगजेब शासक बन गया, परिस्थिति बदल गई, है ना। जब तक शाहजहां था तब तक परिस्थिति अलग थी, शाहजहां भी प्रयास कर रहा था लेकिन उस तरह से प्रयास नहीं कर रहा था। परिस्थितियां बदली, केंद्र में मुगल शासक बदल गया, औरंगजेब शासक बन गया। और औरंगजेब जब शासक बना तो उसकी नजर पड़ी दक्षिण की तरफ, है ना। और दक्षिण की तरफ जब नजर पड़ी तो वो देखा कि शिवाजी को गति से जो है क्या कर रहा है, साम्राज्य का विस्तार कर रहा है ना, पूना के क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ है। उसने क्या किया, सबसे पहले बीजापुर को पराजित किया, किसने, मुगलों ने, मुगल मतलब औरंगजेब, है ना। इस तरह से शाहजहां ने अहमदनगर पर अधिकार कर लिया, वैसे ही औरंगजेब ने क्या किया, एक सैनिक कार्रवाई करके बीजापुर पर अधिकार कर लिया। और बीजापुर पर अधिकार करने के बाद बीजापुर पर इस बात पे दबाव बनाया कि पूना की जागीर जो दिए हुए हो वो वापस हो, यानी कि शिवाजी को जो भी प्राप्त है वो सब वापस हो, शाहजी भोसले को नौकरी से हटाओ। तो शाहजी को हटा दिया गया, पद से हटा दिया गया, क्योंकि मुगल का शासन हो गया वहां। और पूना की जागीर की मांग की गई, शिवाजी ने कर दिया कि जो आ गया वो वापस नहीं, है ना। तो जब वापस नहीं हुआ तो टकराव की स्थिति होगी, है ना। और उल्टा ही क्या किया शिवाजी ने, उल्टा और भी बीजापुर पे अटैक करके और क्षेत्र को जीत लिया, कई और क्षेत्रों पर भी क्या किया, कब्जा कर लिया, है ना। और सबसे पहले जो है 1643 ईस्वी में सिंहगढ़ का किला वो जीता था शिवाजी ने, है ना। उसी समय जब 1643 में सिंहगढ़ का किला जीता था, उस समय तो शाहजहां ही शासक हुआ करता था, लेकिन उसी समय ये बात समझ में आ गया था कि शिवाजी जो है बहुत साम्राज्यवादी आदमी है ना, ये जो है छोड़ेगा नहीं, है ना। पूना का जागीर मिला हुआ था, फिर भी जबरदस्ती घुस के इसने क्या किया था, सिंहगढ़ के किला पे कब्जा कर लिया, है ना। उसके बाद भी नहीं रुका, 1654 ईस्वी में पुरंदर पर अधिकार कर लिया, 1654 में पुरंदर पर अधिकार कर लिया। तो ये सिलसिला इसका शिवाजी का चलता है ना। और बीजापुर के आदिलशाही शासक का बात मानना बंद कर दिया, तो वहां आपसी खटपट शुरू हो गया,
परिस्थिति बदल रही थी। बीजापुर को लगा था कि ये शाहजी बाबला समझाते थे कि आप चिंता मत कीजिए, हम बेटा को समझाएंगे, ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत ईमानदार आदमी थे और बीजापुर के बहुत ईमानदार है ना, ये माने जाते थे। तो बीजापुर ने कोई बड़ी कार्रवाई जो है शिवाजी के खिलाफ नहीं किया, केवल इसके पिताजी के खिलाफ। लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तित हुआ, औरंगजेब आया, औरंगजेब ने बीजापुर पर अधिकार किया, वैसे ही शिवाजी पर नियंत्रण प्रारंभ हुआ, है ना। और नियंत्रण के लिए सबसे पहले क्या किया, उसको कहा गया कि जितना भी क्षेत्र जीता हुआ है, शिवाजी ने जो भी जीता है वो तुरंत वापस। शिवाजी ने कोई भी क्षेत्र वापस नहीं किया, है ना। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि बीजापुर का एक सरदार था, उसका नाम था अफजल। 1659 ईस्वी में अफजल खान को ये काम दिया गया कि आप शिवाजी की हत्या कीजिए, है ना। ये बीजापुर का एक क्या था, सेनापति था, ये सरदार था अफजल खान, है ना। तो बीजापुर के इस सुल्तान को लेके 1659 में कौन है, मुगल शासक कौन है, औरंगजेब आ गया। तो औरंगजेब तो अब सीधा मारकाट का बात, है ना, बीजापुर को आदेश दिया कि ये अगर वापस नहीं कर रहा है तो इसकी हत्या करो, है ना। हत्या करने के लिए किसको चुना गया, अफजल खान को चुना गया, है ना। 1659 की बात है, अफजल खान को चुना गया कि ये जाएगा और शिवाजी को चुपचाप जो है उसकी हत्या करेगा। अफजल खान एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र क्या रचा, उसने शिवाजी को यह संदेश भेजा कि मुगलों की बात जाने दीजिए, मुगल भले ही बीजापुर पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन हम आपके साथ, हम चाहते हैं कि आपसे संधि करें, है ना। और आइए हम लोग बैठ के बात करते हैं और बातचीत करके संधि कर लेते हैं और हम लोग मुगलों के घर प्रवेश नहीं करते हैं। शिवाजी को लगा चलो अच्छी बात है अगर ऐसा, लेकिन वो इस बात को समझता था कि जरूर इसमें कुछ ना कुछ चालाकी होगी, साजिश होगी, क्योंकि ये बहुत आप देख रहे हैं ट्रेंड आपसे हो गया है। पिता खुद ही इतना शक्तिशाली व्यक्ति था और ट्रेनिंग के लिए इतने लोग इसमें लगे हुए थे, है ना। तो शिवाजी ने अपने शिविर में उसको बुलाया कि ठीक है आप आइए मेरे शिविर में, हम लोग बातचीत करेंगे। शिविर में जैसे ही वो प्रवेश किया अफजल खान, कहा जाता है कि गला मिलने के बहाने जो है उसके क्या खंजर से प्रहार करने का प्रयास किया, लेकिन शिवाजी जो है अपने हाथ में उसको कहते हैं बगनखा। बगनखा समझते हैं? हाँ, ये जो है होता था लोहा का बना हुआ, ये 2 अंगूठी मान लीजिए, 2 उंगली में इसमें और इसमें पहन लिए, और इसके अंदर जो है ये ऐसे ब्लेड होता था लोहा का, और इसमें नाखून बना होता था इससे लोहा का, समझे। ऊपर से दिखेगा अंगूठी बाहर से और अंदर से ये रहता, समझे। वो जैसे ही खंजर से वार किया उसका हाथ को पकड़ लिया, हाथ को पकड़ा तो आप समझ रहे हैं कि इसमें क्या लगा हुआ, पूरा हाथ में उतर गया और उसके बाद हाथ छोड़ा और गला पकड़ लिया उसका, वही उसको जो है क्या किया, अफजल खान की हत्या कर दी। स्टील का भी कवच पहने हुआ था, लेकिन वही बागनखा से उसके गला को जो है एक दबा दिया और अफजल खान की हत्या कर दी। अफजल खान की हत्या जो है कोई मामूली घटना नहीं थी, है ना। अफजल खान की हत्या कोई मामूली घटना नहीं थी, ये सीधा सीधा मुगलों को चैलेंज है, अब समझ रहे हैं आप, उसको मारने के लिए भेजा। दूसरा बात सोचने लगते हैं, कहानी में थोड़ा भी बीच में दूसरा कहानी घुसा कहानी में, जैसे घर का आप सोचिए कि रोटी बना कि नहीं बना, कंफ्यूज नहीं होता है कहानी में आदमी डिस्ट्रैक्ट होता है। दूसरा जैसे कुछ बात सोचे, कुछ भी बात दिमाग में आया या मोबाइल बजा, क्या मैसेज आया पहले देख ले, गया पूरा कहानी गया, समझ में आया यहाँ तक का कहानी। अफजल खान को किसने भेजा, औरंगजेब ने भेजा था, लेकिन अफजल खान मुगलों का सेनापति नहीं था, ये बीजापुर का सेनापति है ना। क्योंकि बीजापुर पे अधिकार हो गया था और एक संधि भी कर ली गई थी, बाद में बीजापुर ने संधि कर लिया था मुगलों से, उसी संधि के तहत जो है अफजल खान को भेजा गया था शिवाजी की हत्या करने के लिए। और शिवाजी से अफजल खान ने क्या किया था, कहा था कि मैं एक संधि करने आ रहा हूँ, है ना, एक षड्यंत्र रचा। उसी षड्यंत्र को फेल किया था शिवाजी ने 1659 ईस्वी में, क्या किया, अफजल खान की हत्या कर दी, है ना। तो बड़ी घटना है, हाँ ठीक है। अब आइए इधर देखिए शिवाजी की स्थिति क्या हुई। अफजल खान की जब हत्या हो गई तो अफजल खान की हत्या के बाद शिवाजी का जो सम्मान प्रतिष्ठा था वो क्या हुआ, काफी बढ़ गया, अच्छी बात है ना। और इसने और विस्तार शुरू कर दिया,
अपने क्षेत्र का, और क्या किया, विस्तार शुरू कर दिया। अब देखिए देखिए क्या स्थिति है, ये सब इसका लिख रहे हैं ना, सब लिख लीजिएगा प्रारंभिक जीवन के बारे में, क्योंकि मराठा बहुत लंबा चैप्टर है, कुछ चीज बोर्ड पे हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा, है ना। बहुत लंबा चैप्टर है, अभी तो हम लोग मराठा शासक के बारे में करना है, फिर पेशवा के बारे में करना है ना। हम लोग का एग्जाम के बाद मॉडर्न हिस्ट्री एग्जाम के बाद एक सप्ताह मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ा है, एक सप्ताह नहीं लगेगा, है ना। बोलिए क्या बताना चाह रहे हैं, हो गया ना। देखिए अफजल खान की हत्या होने के बाद क्या हुआ, और अफजल खान की हत्या होने के बाद दो स्थिति बनी। एक स्थिति ये कि शिवाजी मजबूत हो गया, मजबूत होने से क्या हुआ, जो आसपास के सरदार थे वो सरदार भी क्या हुए, डर नहीं गए, मिलना शुरू कर, है ना। डरना तो है ही। अब उसको ये लगा कि अकेला मेरा अस्तित्व तो नहीं, अगर हम शिवाजी के साथ ये अटैच हो जाते हैं तो हमको फायदा है ना। इससे क्या होगा, दक्षिण में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना भी हो जाएगी। तो जो आसपास के सरदार थे वो सब इससे टच में आने लगे, मिलने लगे, इसकी शक्ति मजबूत होने लगी। दूसरी तरफ औरंगजेब की छटपटाहट बढ़ रही है, औरंगजेब पागल हो रहा है कि इतना बड़ा मेरा अभियान असफल हो गया, है ना। उसने क्या किया, और दूसरी अफजल खान की हत्या के बाद फिर से इसको हत्या किया, इसकी हत्या का षड्यंत्र रचना शुरू किया, और फिर से जो हत्या का षड्यंत्र रचना शुरू किया तो 1663 ईस्वी में उसका एक मामा था, औरंगजेब का मामा था शाइस्ता, है ना। औरंगजेब का मामा था शाइस्ता, है ना। और एक रोचक बात यह है कि अभी तक शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक नहीं किया, है ना। अभी राज्याभिषेक नहीं किया है, राजा घोषित नहीं किया है, ऐसा ही चल रहा है अभी, है ना। ऐसा ही ये भी मराठा साम्राज्य को मजबूत करने में लगा हुआ है ना। 1663 ईस्वी में दिल्ली से अपने मामा शाइस्ता खान को ये काम दिया गया कि तुम जाओ और हर हाल में जो है शिवाजी को निपटा के, है ना, हर हाल में किसी भी तरह से इसको मार के आना है। इस बात की जानकारी शिवाजी को मिल गई, है ना। एक नया दुश्मन जो है प्रवेश करेगा, और कहा जाता है जैसे ही वो आकर शाइस्ता खान ने कैंप किया दक्षिण भारत में, कैंप में लगा ही रहा था, तैयारी वाली कर ही रहा था, बस अचानक एक रात जो है क्या हुआ, शिवाजी सीधे वो सोया हुआ, है ना, बेचारा रात में विश्राम कर रहा था, सीधा शिवाजी उसके कैंप में घुस गए, है ना, सीधा घुस गए, तो बिना किसी जानकारी। अब बेचारा उठ के देखा तो वाले कौन है, देख रहा है शिवाजी खड़ा है सामने में, अब तो सोच रहा है कि तो प्लान किए ही नहीं जो मारने का, घुस के गया, है ना। और कहा जाता है कि जैसे ही उसको देखा तो पहला उसको लगा कि यहाँ से भागो, है ना, जान बचाना चाहिए। तो भागने का कोशिश जो किया, उसका हाथ पकड़ा, हाथ ही काट लिया, हाथ रह गया और भाग गया दिल्ली, वापस फिर नहीं आया, है ना। तो माने ऐसा भी खतरनाक आदमी था, है ना, कि औरंगजेब भी सोच नहीं पा रहा था कि क्या है। तो एक सीना हाथ गवाया, बेचारा एक हाथ गवाया और भागा सीधा दिल्ली, बोला कि अब नहीं भांजा, आप ले जाएंगे, जो है इलाज करा के जान बचा लो, है ना। तो शाइस्ता खान का जो है वो कैंप में घुस के ही उसकी अटैक कर दिए शिवाजी, और वो जो है उसका पूरा अभियान क्या हुआ, असफल हो गया। अब औरंगजेब को ऐसा लगा कि बार-बार अगर हम इसी तरह का करते रहे तो इससे मामला बिगड़ जाएगा, तो कोई ऐसा व्यक्ति को भेजा जाए, सूझबूझ वाला व्यक्ति को भेजा जाए जो जाकर शिवाजी से बातचीत करे, और बाद में फिर तो प्लानिंग तो वही है, इसकी हत्या हो जाए, है ना। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, अच्छा उस बीच में क्या हुआ, एक घटना और हुई,
63 में शाइस्ता खां को भगाया और 1664 ईस्वी में इसने क्या किया, सूरत पर अटैक कर दिया, सूरत पर आक्रमण कर दिया। आप समझ रहे हैं, ये हो गया वही वाला बात, घाव पर जो है नमक डालने वाला बात। एक तो शाइस्ता खां को भगाया और सूरत सबसे समृद्ध शहर था, सूरत क्या था, सबसे समृद्ध अमीर शहर था, है ना। शिवाजी ने क्या किया, सीधा सूरत पर अटैक किया और वहां से करोड़ों का धन लूट के ले आया शिवाजी, है ना। करोड़ों का धन जो है सूरत से लूट के ले आया। अब हाँ, शिवाजी ने अटैक किया था, है ना। तो ये दो घटना लगातार हो गई, ये दो घटना लगातार हो गई। एक तो शाइस्ता खां का अपराध है और दूसरा कि सूरत जैसा समृद्ध क्षेत्र को लूट के ले आया, क्योंकि धन भी चाहिए, साम्राज्य विस्तार चाहिए तो धन चाहिए। तो शिवाजी ने जो अटैक किया सूरत पे, और वही हो गया घाव पे नमक पड़ गया औरंगजेब का, कि एक तो शाइस्ता खां गया और दूसरा देख रहे मेरे क्षेत्र में घुसकर मेरा ही क्षेत्र लूट रहा है ना, इतना समृद्ध क्षेत्र को लूट लिया, है ना। इसीलिए उसने क्या किया, एक सूझबूझ वाले व्यक्ति को 1665 ईस्वी में भेजा, इसको जय सिंह को, है ना, कछवाहा शासक जय सिंह को भेजा। जय सिंह को बोला कि तुम हिंदू भी हो, है ना, इसका भी फायदा मिलेगा, जाओ शिवाजी से बातचीत करके कुछ संधि का रास्ता, बीच का रास्ता निकालो, और बाद में तो प्लानिंग वही है, इसको जो है मौका मिलते ही इसको सल्टा देना। सब अब दक्षिण में रहा कौन, बीजापुर तो चला गया औरंगजेब के पास से, तो अब सारा खेल इवन की अफजल खां भले बीजापुर का सेनापति था, लेकिन आदेश उसी का था। जहां से औरंगजेब घुस गया ना, वहां से औरंगजेब नहीं, देख रहे हैं ना, 59 से चल रहे हैं। तो सारा काम जो है टक्कर किससे है, औरंगजेब वर्सेस शिवाजी, है ना। आप आगे पहले ही हम पढ़ा चुके हैं आप लोग कि शिवाजी के चक्कर में, इस मराठा साम्राज्य के चक्कर में औरंगजेब क्या किया, अपने अंतिम 25 वर्ष दक्षिण में बिता दिए, इसको रोका जाए, और उसके चक्कर में अपना पूरा साम्राज्य डुबा दिया, नहीं डुबा दिया। पता है ना कि अकबर जो आया, उसका नालायक बेटा तो दक्षिण नहीं आया, मराठा साम्राज्य नहीं आया, उसने मराठा पे अटैक कर दिया स्वयं और इधर ही आके रह गया। ये सब तो हम लोग पढ़ा चुके हैं आपको, है ना, इसको समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप पीछे वाला आप लोग इरेज कर देते हैं तो क्या करें, पीछे वाला को रखिएगा तो ये सब समझ में आएगा, कुछ भी नया नहीं है, पहले चर्चा हम लोग किए। 1665 ईस्वी में जय सिंह को भेजा गया कि जय सिंह जाकर सूझबूझ से क्या करे, शिवाजी के साथ संधि करे, है ना। और संधि हुआ। पहले तो जय सिंह ने अपनी सैनिक कार्रवाई की, शिवाजी पर डायरेक्ट अटैक नहीं किया, बहुत सारे क्षेत्र जो उसके थे उस पर अटैक करके जीता, कुछ क्षेत्र को जीता भी, और शिवाजी को संधि के लिए मजबूर किया, है ना। परिस्थिति ऐसी बनी शिवाजी के सामने कि शिवाजी को क्या करना पड़ा, जय सिंह के साथ एक संधि करनी पड़ी, और शिवाजी को क्या, चलो यार कितना लड़ा जाए, संधि हो जाए तो ठीक ही है, झमेला खत्म हो जाए। तो कहा जाता है कि 1665 ईस्वी में ही शिवाजी और जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि, कौन सी संधि, पुरंदर की संधि, है ना। पुरंदर की संधि बहुत महत्वपूर्ण संधि है ना। शिवाजी को पुरंदर की संधि आप ये कह सकते हैं कि एक अपमानजनक संधि थी, क्योंकि इस संधि में बहुत नुकसान था, है ना। उस समय शिवाजी के नियंत्रण में कुछ कुल 35 किले थे, 35 किले जो थे वो शिवाजी के नियंत्रण में थे, और इस संधि के द्वारा जो है 23 किला गंवाना पड़ा, 23 किला जो है वो मुगलों को देना पड़ा, है ना। तो एक बहुत नुकसानदायक संधि ये पुरंदर की संधि आप कह सकते हैं शिवाजी के लिए बहुत नुकसानदायक संधि, है ना। और ये इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जो है एक और भी बात कही गई इस संधि में कि शिवाजी के जो बड़े पुत्र थे संभाजी, उसको जो है 4000 का मनसब भी दिया जाएगा। ये तो सम्मान था कि हम आपको पुत्र को मनसब देंगे 4000 का, तो है ना। मिला 35 किला कुल शिवाजी के नियंत्रण में, 23 किले जो है वो दिए गए संधि के तहत मुगलों। संधि मतलब मुगल से संधि है, जैसे कौन है मुगल का प्रतिनिधि, हाँ, औरंगजेब के साथ सारा संधि है ना। और 35 किले दिए गए, और इसके पुत्र जो थे शिवाजी के पुत्र संभाजी, उसको क्या किया 4000 का मनसब भी दिया गया, है ना, मनसब भी दिया गया। तो ये संधि अपमानजनक संधि था, लेकिन फिर भी शिवाजी ने इसको बर्दाश्त किया। लेकिन जय सिंह का मन नहीं भरा, क्यों, क्योंकि प्लान तो कुछ और था, प्लान तो ये था कि इसको निपटाना है ना। संधि उन्हीं से काम नहीं चलेगा, कब पलटी मार जाएगा कोई भरोसा नहीं है ना, फिर वापस ले लेगा सब। तो मेन काम था, मेन उद्देश्य था कि षड्यंत्र रच के शिवाजी की हत्या कर दी। इसीलिए इसने क्या किया, 1666 ईस्वी में एक षड्यंत्र रचा,
शैलेंद्र क्या रचा? जयसिंह ने कहा कि देखिए संधि हमसे तो हुई, लेकिन आपसे औरंगजेब बादशाह बहुत खुश है, मैंने आपकी वीरता से, वो चाहते हैं खुद मिलकर आपको सम्मानित करें, इसके लिए आपको जो है चलना पड़ेगा बादशाह से मिलने। शिवाजी बोले ठीक है चलो, कोई दिक्कत नहीं, चला जाए। तो गया, और जाने के बाद कहा जाता है कि मुगल दरबार में शिवाजी को बहुत अपमानित किया औरंगजेब ने, उनको बहुत पीछे वाली लाइन में खड़ा कर दिया, बहुत अपमानित किया, है ना। इस अपमान को सह नहीं पाए और औरंगजेब का मुंह पे विरोध करना शुरू कर दिया, है ना। बहुत उल्टा-पुल्टा बोल दिया, नहीं हो जाता है, गाली गलौज कर दिया, झगड़ा वगैरह हो गया, बादशाह को खराब लगा, है ना। बादशाह ने क्या किया, उसको वहां कैद करवा दिया, और कैद करके आगरा के जयपुर किले में कैद किया। इस बात पूछा कहां कैद किया था, गए तो थे दिल्ली मिलने के लिए, लेकिन उसको कैद करके कहां भेज दिया, आगरा के जयपुर किले, ठीक है। कहां पे, आगरा के, जैसे पूछा है सवाल ये कहां कैद किया था, तो जयपुर किला आगरा वाला, ऐसा नहीं कि जयपुर किला जयपुर वाला, वो गलती नहीं करिएगा, है ना, है ना। जयपुर किला का नाम और जगह कहां, आगरा, ठीक है, दिल्ली में नहीं, आगरा। तो जयपुर किले में क्या किया, आगरा के जयपुर किले में शिवाजी को कैद कर दिया, है ना, और कैद कर दिया गया। लेकिन क्या हुआ, शिवाजी को जब समझ में आ गई सारी बात कि ये जो है अभी कैद किया है और रात सुबह होते होते सल्टा भी देगा, है ना, इसीलिए शिवाजी ने क्या किया, वहां पर अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, और कहा जाता है कि फूल की टोकरी में बैठकर वहां से वो चुपचाप निकल गए, और निकल के कहां पहुंचे, दिल्ली का अपना फिर वापस आ गए, है ना, अपने क्षेत्र में फिर वापस आ गए, है ना। और जब अपने क्षेत्र में शेर जब अपने मान में आ गया तो आ गया, फिर फिर करेगा। तो 66 में क्या हुआ, अभी सारा घटना आपको बताया 66, है ना, कैद और मुक्ति दोनों, ये दोनों घटना है 66 का। आगरा के जयपुर किले में कैद हुई और उसी वर्ष जो है वहां से भाग के वापस आया, ठीक है। अब क्या हुआ, 66 में किया, 1670 ईस्वी में शिवाजी ने क्या किया, फिर से सूरत पर अटैक कर दिया, है ना, सूरत पर फिर से हमला कर दिया, सारा बदला लेना, जितना था इधर नुकसान पहुंचाया था, जाके फिर सब लूट-पाट के ले आके पहुंचा दिया, है कि नहीं। फिर से क्या किया, शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण कर दिया, है ना। उसके बाद एक बड़ी घटना इसको कह सकते हैं, 1674 ईस्वी में रायगढ़ के किले में, कहां पर, रायगढ़ के किले, रायगढ़ के किले में इन्होंने क्या किया, अपना राज्याभिषेक, रायगढ़ के किले में क्या किया, अपना राज्याभिषेक किया 1674 में। दो किला बहुत महत्वपूर्ण है, एक रायगढ़ का किला, क्योंकि रायगढ़ के किले में इन्होंने राज्याभिषेक किया था, और दूसरा जो है सिवनेरी का किला, सिवनेरी के किला में इनका जन्म हुआ। ये भी सवाल पूछा, जहां जन्म लिखे हैं ना वहीं पे लिख दिए सिवनेरी का किला, सिवनेरी का किला, ये पूछना से तुम्हें पता है। तो सिवनेरी के किला में हुआ था जन्म, और राज्याभिषेक कहां हुआ था, रायगढ़ के किले, है ना, और रायगढ़ में इन्होंने अपनी राजधानी भी बनाई थी, तो ध्यान रखिएगा, सिवनेरी के किला में, है ना, सिवनेरी, सिवनेरी एक वहां पे प्रसिद्ध देवी की मंदिर थी, उसी के नाम पर इनका नाम भी शिवाजी पड़ा, तो उस किला में जन्म हुआ था। और 74 में जो है रायगढ़ के किले में इन्होंने क्या किया, अपना राज्याभिषेक किया, और राज्याभिषेक भी ऐसा वैसा नहीं, क्योंकि ये अच्छा एक बात और ध्यान रखना, शिवाजी क्षत्रिय नहीं थे, और शासन करने का जो वर्ण व्यवस्था चला आ रहा था उसमें क्षत्रिय को अधिकार, क्षत्रिय ही शासक वर्ग होंगे। तो शिवाजी ने क्या किया, ये जो राज्याभिषेक हुआ 1774 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में, तो इन्होंने बनारस से एक पंडित को बुलाया, ये भी सवाल पूछता है, बनारस के पंडित गंगा भट्ट, गंगा भट्ट राव, है ना। ये गंगा भट्ट जो थे, ये बनारस से विशेष रूप से बुलाए गए थे राज्याभिषेक का ये पूरा प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, और इन्होंने क्या किया, विधि विधान नियमानुसार इनको क्षत्रिय घोषित किया, है ना, क्षत्रिय घोषित कर दिया शिवाजी को, और बन गए छत्रपति शिवाजी, है ना। तो ये पंडित जी का भी नाम याद रखिएगा, जगह का नाम भी याद रखिएगा, है ना, ये सब ध्यान रखिएगा, रहेगा याद कि नहीं।
सब तो याद हो गया होगा आपको। इतना तेज दिमाग है आप लोग का कि तुरंत सबको आटा के साथ सान के रोटी में मिला दिया, सब याद रहेगा, है कि नहीं? क्या ठीक है? आगे बढ़ा जाए। उसका परमिशन लेके बढ़ना होगा, तो बिल्कुल ये शाइस्ता खान कौन था सर? मामला फंस जाता है ना शिवाजी का। आज तक तो औरंगजेब है, कल क्या इसका मामा हो रहा है पता नहीं। ठीक है, अब देखिए, अब जो है ये 74 में जो स्थिति बनी, शक्ति को कंसोलिडेट किया, दक्षिण में मराठा साम्राज्य को मजबूती से स्थापित कर दिया। लंबे समय तक जिए नहीं, और जीते तो और कुछ काम होता, लेकिन 1780 ईस्वी में क्या हुआ? इनकी मृत्यु हो गई। सारा खेल जो है गड़बड़ा गया, है ना? 1600 हाँ 1600 एकदम जागरूक आप लोग। सही बात है, 1700 कैसे होगा? 100 साल कैसे है? 1600 ना समझ रहे हैं आप लोग, है ना? ना ज्ञानी तो होइए गए हैं। 1680 ईस्वी में क्या हुआ? शिवाजी का मृत्यु। अब मृत्यु के बाद देखिए, शिवाजी का जो लास्ट अभियान था, लास्ट सैनिक अभियान था, वो जिंजी था। अंतिम जो सैनिक अभियान उसने किया, बहुत महत्वपूर्ण ये पूछता है, अंतिम अभियान कहाँ किया? अंतिम अभियान इन्होंने किया था जिंजी के खिलाफ। ये जिंजी है ना, बीमारी मार का जिंजी है ना, जिंजी कर्नाटक क्षेत्र में। तो जिंजी नहीं देगा, कर्नाटक भी देगा ना, तो मार है ना। कर्नाटक के जिंजी पर इनका अंतिम अभियान था, ये 1676 के आसपास। इसका ईयर नहीं है पता, लेकिन 1676 के आसपास इन्होंने जिंजी पर अंतिम सैनिक अभियान किया। उसके बाद सैनिक अभियान नहीं किया। हुआ क्या? समस्या क्या शुरू हुई? समस्या ठीक वही है जो अकबर वाला समस्या क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये अंतिम समय में इसका बेटा विद्रोही हो गया। बात समझ रहे हैं? बेटे गड़बड़ाता है सब, है ना? बेटे नालायक नहीं होता है, अरे होता है सर, ऐसा नहीं कीजिएगा। हाँ, होता नहीं है, ये नहीं होता है, नहीं होना चाहिए। तो 76 से 80 तक का जो समय बीता, इसका शोक में कोई भी कार्रवाई ये नहीं कर सका, कोई सैनिक कार्रवाई नहीं कर सका, क्योंकि इसको सबसे अधिक भरोसा अपने बड़े पुत्र पे था संभाजी पर। और संभाजी ने असमय ही, मैंने समय से पूर्व ही पिता के विरुद्ध क्या किया? विद्रोह कर दिया, है ना? ये सत्ता के लिए विद्रोह था, पिता से कर दिया। तो ये 76 से 80 तक शोक में ही है, और बीमारी से ही क्या हुआ? उनकी मृत्यु हुई। अब जब आप समझ रहे हैं कि बेटा विद्रोही हो गया था शासनकाल में, तो निश्चित रूप से उत्तराधिकार के लिए लड़ाई होगी, है ना? तो थोड़ा सा इसका आगे का जो है वंशावली देख लेते हैं, लगेगा अभी जमीन का सर्वे में। तो शिवाजी के बारे में हर बात समझ ही लिए, माँ बाप सब समझ लिया, है ना? और इनका जन्म, इनका शासन से हम लोग देख रहे हैं, इसको सीधा आप लिख रहे हैं 1680। कहानी समाप्त हो गई, यहाँ तक समाप्त हो गई। इनके दो पुत्र, डायग्राम में थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक रहेगा, है ना? डायग्राम को ऐसे ही बना लीजिए, अगर दिमाग में रहेगा तो ठीक रहेगा, है ना? पहला पुत्र संभाजी, है ना? संभाजी ये बड़े पुत्र, ये क्या थे? बड़े, इनका बड़ा नहीं है ना, कंफ्यूजन नहीं, ये बड़ा था। और दूसरा बेटा था राजा राम, है ना? ये छोटा था, निश्चित रूप से ये बड़ा है तो छोटा होगा, है ना? संभाजी, अब देखिए परिस्थिति क्या बनी, जब शिवाजी की मृत्यु हुई तो बनना चाहिए था संभाजी को शासक, बड़ा बेटा था, है ना? ये समय से पहले विद्रोह कर दिया था, है ना? विद्रोह करके पिता के खिलाफ विद्रोह करके भाग गया। तो भाग जो गया था, तो जब शिवाजी की मृत्यु हुई तो इसको तुरंत पता नहीं चला संभाजी,
और पता नहीं चला, तो इस वजह से राजा राम ने क्या किया, स्वयं को शासक घोषित कर दिया, छोटा बेटा। लेकिन जब संभाजी को पता चला, वापस आया तो इसको बहुत पीटा, कि हम अपना बाहर के खिलाफ विद्रोह किए थे, तू कैसे शासक बन गया, है ना। और पीट पीट के उसको 1680 ईस्वी में गद्दी से उतारा और ये क्या किया, गद्दी पर बैठ गया। 1680 ईस्वी से लेकर 1689 ईस्वी तक क्या हुआ, संभाजी शासक। 1680 से 1689 ईस्वी तक। 89 का कहानी आपको याद है या आप भूल गए हैं, कोई बड़ी बात नहीं, है ना। हम बताए थे आप लोगों को कि औरंगजेब का विद्रोही बेटा भाग कर आया संभाजी, इसी के पास आया संभाजी, और इसी वजह से क्या किया था, औरंगजेब ने इस पर हमला कर दिया। और औरंगजेब का एक सेनापति हुआ करता था मुबारक, और मुबारक खान ने क्या किया था, हमला करके संभाजी की हत्या कर दी। याद है कि नहीं, याद है। तो संभाजी की हत्या हो गई। संभाजी का पुत्र था साहू। संभाजी का पुत्र कौन था, साहू। तो क्या किया, संभाजी की हत्या कर दी और इसके पुत्र को क्या किया था, कैद कर लिया, याद है। और इसी पुत्र को कैद से मुक्त कौन किया था, मोहम्मद आजम। मोहम्मद आजम कौन, औरंगजेब का पुत्रों का नाम याद कीजिए, याद है, औरंगजेब के पुत्रों का नाम याद है, याद कीजिए। मोहम्मद आजम, मोहम्मद मुअज्जम नहीं था, नहीं देखिए हाथ से क्या हुआ, तेरी बात मोमो चाहिए, मोमो कौन वीडियो देख रहे हैं आप, मोमो मिलेगा। तो मोहम्मद आजम, मोहम्मद मुअज्जम दोनों औरंगजेब का ही पुत्र है ना। और मुअज्जम ही क्या बना था बाद में, शासक कौन बना था, बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर कौन बैठा था, उसका गोल काल देखिए ना, मुअज्जम बैठा था। हां, वही हम बता रहे थे कि औरंगजेब की मृत्यु जब 1707 ईस्वी में हुई, तो औरंगजेब का जो बड़ा बेटा था मोहम्मद आजम, उसने शाहू को क्या किया था, जेल से मुक्त कर दिया। और बाद में जब मुअज्जम गद्दी पर बैठा, बहादुर शाह जब गद्दी पर बैठा, तो उसके रिहाई को क्या किया, हाँ, उसकी रिहाई को स्वीकृति दे दी। बात समझे, सवाल पूछेगा किसने इसको जेल से छोड़ दिया था, छोड़ा था आजम, बड़ा बेटा, लेकिन शासक बना था मुअज्जम, छोटा बेटा, इसका नाम बहादुर शाह था, बहादुर शाह के नाम से बैठा था। तो बहादुर शाह ने जब गद्दी संभाला, तो उसने क्या किया, शाहू की रिहाई को स्वीकृति दे दी। तो शाहू क्या हुआ, आजाद हो गया। किस वर्ष, 1707 ईस्वी, 1707 में ना औरंगजेब की मृत्यु हुई और उसका बेटा गद्दी पर बैठा। तो शाहू का कहानी अभी छोड़ते हैं। अब देखिए 1680 से 1689 ईस्वी तक जो है संभाजी शासक रहे। 89 में औरंगजेब के द्वारा उसकी हत्या करा दी गई, है ना। उसके बाद राजा राम उसी इंतजार में बैठा था कि भैया कब जाएंगे तो हम आएंगे, भैया तो चल बसे। तो अब यहाँ मौका मिल गया राजा राम को और ये गद्दी पर बैठ गया 1689 से 1700, 1689 से 1700 ईस्वी तक जो है, क्योंकि ये वंश तो खत्म ही हो गया ना, संभाजी मारे गए और बेटा जेल चला गया, तो ये तो क्रम टूट गया, इधर वाला तो बैठ नहीं पाया, तो अब इधर वाला ही बैठेगा ना। तो राजा राम गद्दी पर बैठे 89 से 1700 तक, है ना। और 1700 में जब उसकी मृत्यु हुई तो इसके पुत्र थे शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय इसके पुत्र, है ना। और शिवाजी द्वितीय की जो माता जी थी ताराबाई, वो दोनों मिलकर, मैंने बच्चा था ये छोटा था, तो ताराबाई ने क्या किया, संरक्षिका बनकर शासन किया था। इसका शासन काल है 1700 ईस्वी से 1707 ईस्वी। 7 क्यों लिख रहे हैं, ये ऐसा नहीं मर गया शिवाजी, क्योंकि शाहू आ गया, दूसरा दावेदार आ गया। तो जैसे संभाजी आए तो राजा राम को भगाया, बोला कि नालायक, हम भागो, हम ही ना विद्रोह किए थे पिताजी के खिलाफ, हम बैठेंगे। वैसे ही ये जेल में था तो ये शासन कर रहा था, जैसे ये जेल से मुक्त हुआ तो इसको बोला कि हम है राजा, है ना, हमारे पापा इतना लड़ाई किए हम ना बनेंगे शासक। तो इसने क्या किया, शाहू ने क्या किया, 1707 ईस्वी में
फिर इसको शिवाजी जो किया और ताराबाई को पराजित कर दिया, है ना। पराजित करके गद्दी पर बैठ गए और 1749 का शासन करते रहे। शिवाजी की पत्नी का नाम? पत्नी का नाम हम सब बताएंगे, उसका 7 पत्नी है। उसको इसको पहले देख लीजिए, शासक का देख लीजिए कम, है ना, ये समझ लीजिए। अब लिखवाएंगे भी ना कुछ बात, है ना। पहली पत्नी थी साईबाई। पहली पत्नी का नाम ध्यान रखना है, 1740 में शादी हुआ था उनका पहला विवाह, तो हम लिखवा देंगे। हाँ, ये देखिए, ये समझ में आ रहा है कुछ कहानी। अब 1749 ईस्वी तक शाहू शासक रहा और 1749 ईस्वी में शाहू की मृत्यु के बाद छत्रपति वंश का शासन समाप्त हो गया, क्योंकि इसके बाद आपको मिलेगा पेशवाओं का शासन। पेशवा कौन है? तो शिवाजी ने जो अष्टप्रधान बनाया था, 8 लोगों का जो मंत्रिमंडल बनाया था शासन का, उसी अष्टप्रधान में सबसे पहला पद था पेशवा। पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री। जो मुगल काल में आप वजीर देखते हैं, मुगल काल में जो वजीर देखते हैं, वही वजीर जो है मराठों में पेशवा हुआ करता था, प्रधानमंत्री होता था, जो कि छत्रपति के जस्ट बाद का शासक मतलब महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था। तो शाहू की मृत्यु के बाद क्या हुआ? ये छत्रपति का पद जो है समाप्त हो गया और जो उसके अष्टप्रधान के सबसे बड़े पदाधिकारी थे पेशवा, वही क्या हुए? मराठा के शासक थे। ठीक है, तो इस बीच में ही आ जाएगा, ये इस बीच में ही प्रवेश करेगा। उसको 1713 से देखेंगे, अलग क्रम पेशवा का देखेंगे, पेशवा नहीं देखना है। इतना को सिर्फ समझ लीजिए, यही शासक का परिवार है, शिवाजी का परिवार इतना ही है। इसके बाद कहानी साफ, इतना ठीक है। इस सब के बारे में पढ़ेंगे, साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, राजा राम साहू के बारे में लिखना। डायग्राम बनाए? अब थोड़ा बहुत लिखा जाए, अभी पेशवा नहीं करते हैं, सब फिर ये हो जाएगा, उसको हो जाएगा। एक बार और बोर्ड पे जाएंगे तो सारा पेशवा एक साथ कर लेंगे, ठीक रहेगा ना। यहाँ तक पहले लीजिए, उसके बाद पेशवा शुरू करेंगे तो पूरा पेशवा कर लेंगे, और पेशवा करेंगे तो अंग्रेज तक लोग पहुंच जाएंगे, है ना। जब तक कहानी हो जाए तो कुछ लिखिए आ जाए।